हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ अच्छे हैं। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन को देखना और हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आप आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप सही तरीके से वहां आंसर कर पाए और पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको सीधा सीधा ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है, ये इस तरीके से अपन बोल दें, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दूं मैं प्लस और माइनस लगाकर, और यहाँ पर एक सोर्स कनेक्ट कर दूं, ठीक है। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिसके अंदर करंट है वो फ्लो होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने बना के मैंने बताया है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होंगे देखिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में होंगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। सबसे पहला क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा। फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो जहां से उसको वोल्टेज की सप्लाई हो रही है वो कहलाएगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर देखो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेल। अगर यहां पे दो सेल एक साथ कनेक्ट कर दूं मैं, अगर मैं दो सेल एक साथ कनेक्ट कर दूं तो ये कहलाएगी बैटरी। क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड वायर्स दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो देखो स्विच क्या करता है, ऑन और ऑफ करने के लिए काम आता है, जबकि वायर क्या होता है, जिसके थ्रू वो करंट है वो फ्लो होता है, उसके लिए जो पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, उसका ये आंसर था। बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लेना और साथ ही साथ राइट डाउन करते हुए चलना ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आपके दिमाग में देखते ही ये क्वेश्चन घुस जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट आपको डिफाइन करनी है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, करंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखे हम तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर करंट की डेफिनेशन देखी थी। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट, यानी कि I इक्वल टू हमने देखा था Q अपॉन T, ये देखा था। I इक्वल टू हमने क्या देखा था, Q अपॉन T वहां पर देखा था, जहां पर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। सही है, यानी कि चार्ज की अगर मैं यूनिट लिखूं तो चार्ज की यूनिट आपके पास रहेगी, वो रहेगी कूलाम, और इसकी जो यूनिट रहेगी टाइम की वो रहेगी सेकेंड। तो मतलब आप करंट की यूनिट कह सकते हो कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या फिर कूलाम सेकेंड का इनवर्स। या दूसरा एसआई यूनिट है, वो क्या रहेगी इसकी, एसआई यूनिट आपकी रहेगी, वो रहेगी एम्पियर, ठीक है, जिसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो देखो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, एम्पियर रहेगी, ठीक है। और 1 एम्पियर की एक देखो एग्जाम वाले का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर या व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखो, तो ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां पर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड
एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज वायर के थ्रू जो फ्लो होता है उसको, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 एम्पियर के इक्वल होगी। क्लियर है मेरी बात? आपको बड़े अच्छे से समझ आई ये चीज क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि अगर ये जो फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर I अगर 1 एम्पियर होता हमारे पास, क्या होता? 1 एम्पियर होता, ठीक है, तो चार्ज कितना होता? 1 कूलम, और टाइम कितना होता? 1 सेकेंड होता। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो कमेंट करते रहना इस पे और बताते रहना कि भाई किस तरीके से आपको ये समझ आया है, कैसे समझ आया है, कितना समझ आया है। तो आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यानी कि ये जो कौन सी प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्या है? क्वांटाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल टू NE होता है। और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी देखोगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो जो फिजिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है पार्ट 1 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वहां पर भी आप इसको देखेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो Q इक्वल टू NE। N जहां पर N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज को, और E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Q क्या कर रहा है? Q चार्ज की वैल्यू को बता रहा है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि जो Q की वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम, ठीक है। E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो चीज फिक्स है वो फिक्स है। तो ये कुछ एक वैल्यू इसका देखो, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज दोनों का सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन में यहां माइनस लग जाता है और प्रोटॉन में ये चीज प्लस हो जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना। इसका भी 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको यहां फटाक से आंसर कर देना है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर निकालिए, तो N बराबर यहां क्या बन जाएगा? N बराबर हो गया Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? बताइए। Q की वैल्यू तो है 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा एक 0, यानी कि ये हो गया 10। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो पावर है ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये जो माइनस साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ आएगा। ये मैथमेटिक्स के सिंपल जो रूल्स है, जो अपने क्लास 7th 8th में पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के अंदर, जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये चीजें देखते हुए आए हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स आनी ही आनी चाहिए जब आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। साइंस और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये ऊपर आएगा 10 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 16। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अगर मैं एक 10 इसको दे दूं, यानी कि 10 इंटू 10 ये हो जाता है 100, और इसमें से एक 10 कम कर दूं तो ये 10⁻18 हो जाएगा अपॉन 16। जब 16 से इसके अंदर डिवाइड करेंगे, देखो 16 6 जा 96, पीछे बचा 4, 16 2 जा 32, पीछे बचा 8, 16 5 जा 80।
तो 6.25, तो नंबर ऑफ चार्ज कितने आ गए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे। आपके दिमाग में अच्छे से बिठा देना इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के, आधे नंबर के पूछे जाते हैं। आरबीएसई बोर्ड का हो स्टूडेंट, भले ही सीबीएसई बोर्ड का हो या भले ही आईसीएसई बोर्ड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है? नेम अ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है that help to maintain a potential difference across conductor। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन करे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये क्या हुआ, किसी का एक एंड तो बहुत ज्यादा हायर वैल्यूज को बताएगा और एक एंड है वो क्या बताएगा, लोअर वैल्यूज को बताएगा। इस कारण से ही तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इसके लिए आपको पता है कौन करता है ये काम, ये काम करती है बैटरी। कौन करती है? बैटरी करता है। या फिर कौन करता है? सेल करता है। या फिर कौन करता है? जो इसको पावर सप्लाई दी जा रही है। जैसे अगर हमारे घर के अंदर आपके बोले तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है एसी सोर्स, यानी कि हमें बिजली घर से आने वाली एसी सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट की। फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, 50 हर्ट्ज। भाई 50 हर्ट्ज क्यों लिखा? 50 हर्ट्ज का क्या मीनिंग है? 50 हर्ट्ज का मीनिंग है कि वो 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यानी कि 50 टाइम वो पॉजिटिव हाई होगी, 50 टाइम नेगेटिव हाई होगी। क्लियर? तो इस कारण से फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज एसी करंट की। तो इसका आंसर क्या हो गया, बैटरी हो गई, सेल हो गया, कोई भी पावर सप्लाई हो गया। ये हेल्प करता है किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। एकदम क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt। यानी कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहां पर सीधा सीधा ये पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर कोई दूसरे तरीके से पूछता तो वो तरीका ये होता, what is 1 वोल्ट, या फिर ये होता डिफाइन 1 वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, सीधा सीधा इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था, V इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला देखा था। बस यहां पर V की जगह V 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क है वो 1 जूल होगा और जो चार्ज है उसकी वैल्यू होगी 1 कूलाम। तो यहां पर हम देख सकते हैं डेफिनेशन, 1 joule of work is required to move a charge of amount of 1 coulomb from one point to another। यानी कि 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए अगर हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होंगे, वोल्टेज जो हम गेन करेंगे उसकी वैल्यू होगी 1 वोल्ट। कितनी होगी, 1 वोल्ट। ये आ गई आपकी डेफिनेशन, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि कितना एक कूलाम को मिलेगा, जब कितना क्या मिलेगा, एनर्जी। ठीक है,
कितना एनर्जी मिलेगा 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, जब इसको कनेक्ट करें 6 वोल्ट बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दे? 6 वोल्ट बैटरी के साथ जब हम इसको कनेक्ट करें। तो आपको पता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, V बराबर होता है W/Q। अब हमें यहां पर V की वैल्यू तो सीधी सीधी गिवन है, ये रही, कितनी है? 6 वोल्ट, ठीक है, और Q की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी? 1 कूलम। तो सीधा सीधा हमें निकालना क्या है? W ही निकालना है। तो देखो यहां से W का फॉर्मूला क्या बन गया? W = V × Q, क्योंकि ये उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम क्लियर, आपके दिमाग में बिठा लिया आपने? ठीक है, तो W = V की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ गया 6 वोल्ट। वोल्ट आएगा? नहीं। एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट होती है जूल, और वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर है? एकदम दिमाग में बिठा देना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, जो भी कहो आप, ठीक है। कह रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। मतलब रजिस्टर ऑफ कंडक्टर किस किस पर डिपेंड करता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसमें रजिस्टर है वो डिपेंड करता है? तो आपको पता है रजिस्टर मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वायर के, फिर दूसरा डिपेंड करेगा उसकी मोटाई यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और तीसरा डिपेंड करेगा वो किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर। यानी कि अगर ये वायर होता, ये कोई कंडक्टर वायर होता, तो पहला तो वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पर, दूसरा वो डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और तीसरा वो डिपेंड करता है ये किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन सा? द लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि L पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता L के। जितनी लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, देखो 1/A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि जितना तार की मोटाई बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस घटेगा, यानी करंट फ्लो ज्यादा होगा, और जितना ही आपका तार पतला होगा, ठीक है, उतना ही करंट फ्लो कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि देखो इनवर्सली का मतलब क्या हुआ? अगर R बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, अगर R घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? अगर R बढ़ेगा तो इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ेगी। एकदम क्लियर? आगे देखते हैं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कितना है उस पे भी ये डिपेंड करता है। देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, बहुत सारे डेरिवेशन भी है, वो क्लास 12 के अंदर भी आप इसको और आगे फर्दर पढ़ोगे। अभी तो छोटे छोटे टर्म में ही बताया हुआ है, लेकिन अगर इसको और ज्यादा इलेबोरेट करना है और ज्यादा आपको देखना है तो क्लास 12 की बुक आप देख सकते हो। ठीक है सर, हमसे तो क्लास 10th की भी नहीं हो रही है, आप बोल रहे हो 12th की जाके देख ले। फिर भी अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आप 10th में हो तो 10th पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है। और अच्छे नंबर कब आएंगे? जब हम अच्छे से इस चीज को समझेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अभी मैंने बताया भाई थिक
यहां पर देखो थिक, इस थिक का मतलब होता है मोटा, और थिन का मतलब क्या होता है? पतला। ठीक है, इस थिन का मतलब होता है पतला। और आपको अभी मैंने बताया जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि अगर वो थिक होगा तो उसमें करंट फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? करंट फ्लो ज्यादा होगा, मोर। क्यों? क्योंकि उसको स्पेस मिलेगा और ज्यादा फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होंगे, मूव करेंगे, तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा। आप देख सकते हो इसका एक घर पे प्रैक्टिकल करके, एक पाइप लीजिए, एक छोटा पतला सा पाइप लीजिए, जैसे आधा इंची का पाइप लिया, और एक आपने बड़ा सा 2 इंची का पाइप लिया, किसके अंदर वाटर फ्लो ज्यादा होगा? भाई 2 इंची वाले में वाटर फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है? मतलब वो क्या है? मोटा। ठीक है, उसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ज्यादा, तो उसमें वाटर फ्लो भी ज्यादा होगा, और वाटर की तरह ही होता है करंट। ठीक है, तो ये हो गई बात इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन देके घबराना नहीं, ऐसे बोले सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दिए, डर गए हम। तो डरना वरना नहीं है इसके अंदर, बहुत मजे से देखिए। जितने बड़े क्वेश्चन उतना ही इजी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो जो रेजिस्टेंस है कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, वो क्या है? कांस्टेंट हो। ठीक है, while the potential difference across the two end of the component decreases to half। रेजिस्टेंस देखो R की वैल्यू तो क्या है? कांस्टेंट। लेकिन जो V था वो अब हो गया हाफ, डिक्रीज होकर कितना कर दिया इसको? हाफ। तो ये कह रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। तो भाई ये कह रहा है करंट के अंदर क्या चेंज होगा। ये पहले शुरुआती फॉर्मर थी करंट, भाई वोल्ट रेजिस्टेंस तो जैसा था वैसा ही मिला हमें कांस्टेंट। V जो है वो हाफ हो गया, तो I क्या होगा? भाई ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और आपको पता है जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर इधर वाला बढ़ेगा तो उधर वाला भी बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा तो उधर वाला भी घटेगा। अगर ये V/2 हो जाता है तो I भी कितना हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। अगर वोल्टेज आधा हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? आधा। क्लियर है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ आया ना क्वेश्चन? तभी तो मैंने अभी बोला कि बड़े क्वेश्चन देके घबराना नहीं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन एलॉय। क्यों है जो कोइल्स है किसकी? जो इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें अपन टोस्ट को, ब्रेड को पकाते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स जिससे अपन प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, ठीक है, इज एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय क्यों यूज करते हैं? सीधी सी बात है, ताकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़े, यानी कि टेम्परेचर को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी इंक्रीज हो जाए। इस कारण से ऐसा करते हैं। देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। भाई एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? 2-3 मेटल्स का मिक्सचर इज एलॉय होता है। और प्योर मेटल क्या होती है? एक ही तरह के मेटल को यूज करना, वो कहलाती है आपकी प्योर मेटल। तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी, जिसके कारण उसका टेम्परेचर को जो वो रेजिस्ट कर सकता है, टेम्परेचर को जो होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। Moreover, at high temperature the alloy do not melt। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? देखो हाई टेम्परेचर होगा तो मेटल क्या हो जाएगी? मेल्ट, जबकि एलॉय मेल्ट नहीं होगा। तो hence the coils of heating appliance such as electric toaster या electric irons are made up of alloy rather than a pure metal। तो इस कारण से ये एलॉय से मिलकर बनी होती है, किसके कंपैरिजन में?
प्योर मेटल के कंपैरिजन में। क्लियर? एक क्वेश्चन आज लास्ट कर लेते हैं आज की क्लास में, बाकी अपन नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यूज द डेटा इन अ टेबल। एक टेबल दी हुई है आपको, इस टेबल के अंदर जो डेटा है वो आपको देखना है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम जो भी सब्सटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी वो दी हुई है। जैसे देखो ये मटेरियल है और ये रेजिस्टिविटी दे रही है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है, और दूसरा मैंने बताया था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जब इन दोनों को अगर कंबाइन कर ले हम, अगर ये इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दूं और इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रो, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। जैसे देखो सिल्वर है, सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होती है। यानी कि ये क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर। ठीक है, क्या है? गुड कंडक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर पूछे ना गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स, तो आप उसके नाम लिखोगे सिल्वर और दूसरा कॉपर। क्लियर है? पहला सिल्वर, दूसरा कॉपर। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं अपन। तो ये देखने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है, ये सारी दी हुई है इसके अंदर टेबल, ये टेबल आप अच्छे से देखना, ये वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना क्या क्या इसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये इंसुलेटर में देखो 10⁻13 से 10⁻16 तक की रेंज की इसकी रेजिस्टिविटी रहती है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो आयरन और मरकरी में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। तो देखो आयरन की रेजिस्टिविटी क्या होगी? 10 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ओम। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम। ठीक है, किसकी? मरकरी की। आयरन को लिखते हैं Fe से, मरकरी को लिखते हैं Hg से। दोनों की रेजिस्टिविटी आ गई, और आपको पता है रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो कंडक्टिविटी बताने को बोला, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। और पता है कंडक्टिविटी को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है पता है? रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1/ρ भी अपन कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी अगर ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन कम है, इसका मतलब कंडक्टिविटी है आयरन की वो क्या होगी? ज्यादा। तो इन दोनों में से ज्यादा कंडक्टर कौन सा अच्छा कंडक्टर है? वो है आयरन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और अगर इसमें से अगर आपको और कंक्लूजन निकालना है तो ये कह सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व, टेबल से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिल्वर की सबसे कम क्या होती है रेजिस्टिविटी, तो ये क्या है? सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो अब क्या करें? सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स आ रहे हैं वो क्या चांदी से कन्वर्ट कर दे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कॉस्टली है। ठीक है, और चोरी चकारी भी बहुत होती है, क्या पता चांदी की तार लगाए और सुबह तक मिले ही नहीं, तो ये भी होता है। तो इसका सबसे बेटर जो सॉल्यूशन निकाला गया वो निकाला गया कॉपर वायर का। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज के न्यूमेरिकल हमने देखे, आप इस पे कमेंट करके जरूर बताना ये न्यूमेरिकल कैसे लगे, और आगे भी इस तरीके से ही आगे वाले जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करते रहेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो कंटिन्यूली सॉल्व करेंगे, जो भी एनसीईआरटी सेक्शन में हमें दे रखे हैं। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।